हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए जीपीएफ और सीपीएफ रूल्स पर आधारित गोवर्धन श्रृंखला पार्ट 11 करने वाले हैं। गोवर्धन श्रृंखला में हम कर रहे हैं जनरल प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर आधारित क्वेश्चंस। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं जीपीएफ और सीपीएफ पर आधारित गोवर्धन श्रृंखला पार्ट 11 का पहला क्वेश्चन 201। What should a subscriber do if emoluments are drawn from any other source? यदि किसी अभिदाता को परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होती है तो उसे क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड ड्यूज मंथली टू द अकाउंट्स ऑफिसर, रिकवर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द emoluments themselves, पे द टोटल अमाउंट ड्यू टू द फंड इन एरियर्स और डिडक्ट द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द emoluments बाई इंस्टॉलमेंट्स। यदि किसी अभिदाता यानी कि सब्सक्राइबर को परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होती हैं तो जीपीएफ में उसका सब्सक्रिप्शन है वो कैसे कटेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा फॉरवर्ड ड्यूज मंथली टू अकाउंट ऑफिसर। अगर उसको परिलब्धियां कहीं दूसरे स्रोत से प्राप्त हो रही हैं तो जो अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिसर है उसको जो भी मंथली ड्यूज होते हैं जीपीएफ के वो भेजने होंगे। किस में से? जो परिलब्धियां उसको अन्य स्रोत से मिल रही हैं। अगर उसको पेरेंटल डिपार्टमेंट से परिलब्धियां या सैलरी मिल रही होती तो वहां पर क्या होता, वो डायरेक्ट कट जाता। परंतु अभी परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हो रही है तो ये सब्सक्राइबर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि जीपीएफ के जो भी मंथली ड्यूज होते हैं वो भेजने होंगे। किसको? अकाउंट ऑफिसर को भेजने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा फॉरवर्ड ड्यूज मंथली टू द अकाउंट्स ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 202। What happens if a subscriber fails to subscription or defaults in any month during the year? यदि कोई ग्राहक वर्ष के दौरान किसी भी महीने में सदस्यता लेने में विफल रहता है या चूक करता है तो क्या होगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे द सब्सक्राइबर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एनी इंटरेस्ट, द सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू पे द टोटल अमाउंट ड्यू टू द फंड, द सब्सक्राइबर्स emoluments आर डिडक्टेड बाय द अकाउंट्स ऑफिसर, द सब्सक्राइबर्स डिपॉजिट्स इन द फंड आर फॉरफिटेड। यदि कोई ग्राहक वर्ष के दौरान किसी महीने में सदस्यता यानी कि सब्सक्रिप्शन देने में असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, चूक करता है तो क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा द सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू पे द टोटल अमाउंट ड्यू टू द फंड। यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो सदस्यता लेने में, सदस्यता का मतलब है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने में वो विफल रहता है, जो कटौती जीपीएफ में होने वाली है वो कटौती नहीं करवा पाता है तो उसको क्या करना होगा? सब्सक्राइबर को जो उसका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन बनता है वो जीपीएफ में जमा कर देना होगा। जितनी भी अमाउंट उसकी सब्सक्रिप्शन बनती है वो जीपीएफ अकाउंट में, फंड में जमा कर देनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा द सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू पे द टोटल अमाउंट ड्यू टू द फंड, यानी कि जीपीएफ में उसको जमा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 203। द इंटरेस्ट रेट फॉर द गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड इज डिटरमाइंड बाई। सरकारी भविष्य निधि के लिए ब्याज दर निर्धारित की जाती है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है परंतु लॉजिकल है। द सब्सक्राइबर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी भविष्य निधि के लिए ब्याज दर निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा इसका निर्धारण, डिटर्मिनेशन किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जीपीएफ के इंटरेस्ट को निर्धारित करता है। ये इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज का निर्धारण है वो कौन करेगा? ब्याज का निर्धारण है वो केंद्र सरकार करती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देख लेते हैं 204। If the determined rate of interest for a year is less than 4%, what interest rate will all subscribers receive? यदि एक वर्ष के लिए निर्धारित ब्याज दर 4% से कम है तो सभी ग्राहकों को क्या ब्याज दर मिलेगी? 2%, 3%, 4%, 5%। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो जीपीएफ की ब्याज दर है वो निर्धारित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है कि 4% से कम दर रख दी गई है। किसी वर्ष के लिए 4% से कम दर है वो ब्याज की रख दी है तो क्या होगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, हो जाएगा 4%। केंद्र सरकार ने अगर 4% से कम ब्याज दर निर्धारित की है तो कम से कम ब्याज उनको कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने तो निर्धारण कम किया है
परंतु जीपीएफ रूल में ये बताया गया है कि 4% से दर कम नहीं हो सकती ब्याज की। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 4%। अगला सवाल देख लेते हैं 205। हु इज एलिजिबल टू रिसीव इंटरेस्ट एट 4% इफ दे वर प्रीवियसली सब्सक्राइबिंग टू अनदर प्रोविडेंट फंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कोई पहले केंद्र सरकार के किसी अन्य भविष्य निधि की सदस्यता ले रहा था तो 4% ब्याज दर प्राप्त करने के लिए कौन पात्र होगा? ऑल सब्सक्राइबर्स, ओनली न्यू सब्सक्राइबर्स, ओनली सब्सक्राइबर्स हु ट्रांसफर्ड देयर फंड्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यदि कोई कर्मचारी पहले केंद्र सरकार के किसी अन्य भविष्य निधि खाते की सदस्यता ले रहा था, मतलब कि सब्सक्रिप्शन ले रहा था, तो 4% की ब्याज दर प्राप्त करने के लिए कौन पात्र होगा? कम से कम ब्याज दर है वो 4% रखी जाएगी। चाहे तो केंद्र सरकार ने उसको कम रखा है, परंतु कम से कम ब्याज दर कितनी होगी? 4% उस साल के लिए होगी। यहाँ पर कंडीशन ये बताई गई है कि कोई कर्मचारी अन्य भविष्य निधि खाते में अपनी सब्सक्रिप्शन दे रहा था, तो अभी 4% की दर उसको कैसे मिल सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ओनली सब्सक्राइबर्स हु ट्रांसफर्ड देयर फंड्स। यानी कि किसी अन्य फंड से उसको आना होगा, किसमें? जीपीएफ में आना होगा। जीपीएफ में अगर वो आ जाता है, ट्रांसफर कर लेता है, तो उसको क्या मिल जाएगा? 4% की दर मिल जाएगी, अन्यथा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पर कंडीशन जीपीएफ के अनुसार क्या बताई गई है कि उसको ट्रांसफर करना होगा किस खाते में? अन्य सब्सक्रिप्शन से उसको आना होगा, किसमें? जीपीएफ में आना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ओनली सब्सक्राइबर्स हु ट्रांसफर्ड देयर फंड्स। डियर फ्रेंड्स, जीपीएफ पर आधारित क्वेश्चन सीरीज गोवर्धन श्रृंखला के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को बताइए, साथ में लाइक बटन भी दबा दीजिए। देख लेते नया सवाल 206। व्हेन इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू जीपीएफ सब्सक्राइबर्स अकाउंट? जीपीएफ ग्राहक के खाते में ब्याज कब जमा किया जाता है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर, ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ विड्रॉल, ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट। जीपीएफ ग्राहक के खाते में ब्याज कब जमा किया जाता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर। जीपीएफ खाते में जो ब्याज का क्रेडिट किया जाता है वो कब किया जाता है? साल के अंत में। हर एक साल के अंत में क्या किया जाएगा? जीपीएफ खाते पर ब्याज दे दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर। क्वेश्चन देख लेते हैं 207। हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ ए सब्सक्राइबर ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर? पिछले वर्ष के अंतिम दिन किसी ग्राहक के खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर, ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ विड्रॉल, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट। पिछले वर्ष के अंतिम दिन किसी ग्राहक के खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? कौन से दिन की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर। यानी कि साल के अंतिम दिन को क्या किया जाएगा? जो भी ग्राहक के खाते में फंड है उस पर ब्याज की गणना है वो कर दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर। क्वेश्चन आ गया हमारा 208। व्हेन इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू ए सब्सक्राइबर्स अकाउंट एज पर जीपीएफ रूल्स 1960? जीपीएफ नियम 1960 के अनुसार ग्राहक के खाते में ब्याज कब जमा किया जाता है? on the first day of the current year, on the last day of the current year, on the date of withdrawal, on the last day of the preceding year। बिल्कुल कंडीशंस हैं वो बदली जा रही हैं, लैंग्वेज है वो भी चेंज की जा रही है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप निश्चित रूप से करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जीपीएफ नियम 1960 के अनुसार ग्राहक के खाते में ब्याज कब जमा किया जाता है, कौन सी तारीख को किया जाएगा, साल में कब किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। जो अंतिम वर्ष का लास्ट दिन होता है उसको क्या कर दिया जाएगा? खाते में जमा राशि पर ब्याज जमा कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। क्वेश्चन देख लेते हैं 209। हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन सम्स विथड्रॉन ड्यूरिंग द करंट ईयर? चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, interest from the beginning of the current year up to the date of withdrawal, interest from the date of deposit up to the end of the current year, interest from the last day of the preceding year up to the date of withdrawal। चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ विड्रॉल। यानी कि जीपीएफ से आपने कोई विड्रॉ कर लिया है, कोई राशि ले ली है या सम ले लिया है, संपूर्ण ही निकाल लिया है, तो वहां पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी? इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, शुरुआत से गिन करके और लेकर के जाएंगे कब तक, जिस डेट को आपने विड्रॉ किया है उस तारीख तक लेके जाएंगे, उसकी गणना की जाएगी शुरुआत से लेकर के, और विड्रॉल डेट तक इसकी कैलकुलेशन किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ विड्रॉल। अगला सवाल देख लेते हैं 210। हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन सम्स क्रेडिटेड आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर? पिछले वर्ष के अंतिम दिन के बाद जमा की गई राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी कंडीशंस यहाँ पर बताई जा रही हैं। पिछले वर्ष के अंतिम दिन के बाद, यानी कि अंतिम दिन तक तो ब्याज जमा हो गया था, परंतु अंतिम दिन के बाद में जमा की गई राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डिपॉजिट, interest from the date of deposit up to the end of the current year, interest from the last day of the preceding year up to the date of deposit। पिछले वर्ष के अंतिम दिन के बाद जमा की गई राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट अप टू द एंड ऑफ द करंट ईयर। जो डेट ऑफ डिपॉजिट है, पहले वर्ष में तो जमा हो गई थी, लास्ट दिन को क्रेडिट हो गया था, तो लास्ट दिन से और जिस दिन तक जमा किया है उसके अनुसार उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्याज की राशि है गणना कर ली जाएगी। क्योंकि जिस दिन तक उसने करंट ईयर में क्या किया है, जमा किया है, तो वहां तक करंट ईयर के लास्ट दिन तक उसको मिल जाएगा। प्रीसीडिंग ईयर के लास्ट दिन तो क्रेडिट हो ही गया था, अब प्रीसीडिंग ईयर के बाद में जब तक उसने जमा किया है करंट ईयर में, उस दिन तक का ब्याज है उसकी गणना कर ली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट अप टू द एंड ऑफ द करंट ईयर। साथियों, जीपीएफ के क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्विस रूल्स पर आधारित एक सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम कर रहे हैं सेवा नियमावली। सेवा नियमावली पर सारे क्वेश्चन हैं लाए जा रहे हैं। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज को जरूर देखिए, जिससे कि सारे सेवा नियमावली है वो समझ आ जाए। और इसके साथ में पीएफएमएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है राम मंदिर सीरीज। आप राम मंदिर सीरीज को भी देखिए, क्योंकि ये सारी सीरीज है आपके सिलेबस को देख के चलाई जा रही हैं। आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी कंटेंट देखिए। और डियर फ्रेंड्स, जीपीएफ सीपीएफ पर आधारित गोवर्धन श्रृंखला के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 211। What is considered as deemed date of deposit for recoveries from emoluments as per GPF rules 1960? जीपीएफ नियम 1960 के अनुसार परिलब्धियों से वसूली के लिए जमा की तारीख क्या मानी जाती है? द फर्स्ट डे ऑफ रिकवरी मंथ, द लास्ट डे ऑफ रिकवरी मंथ, द फिफ्थ डे आफ्टर रिकवरी मंथ, द फर्स्ट डे आफ्टर रिकवरी मंथ इफ रिसीव्ड ऑन और आफ्टर फिफ्थ डे। जीपीएफ नियम 1960 के अनुसार परिलब्धियों से वसूली के लिए जमा की तारीख क्या मानी जाती है? जो भी परिलब्धियां उसको मिल रही है उनमें से रिकवरी कैसे की जाएगी, उसका डिपॉजिट है वो कैसे किया जाएगा, कौन सी तारीख तक किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द फर्स्ट डे ऑफ रिकवरी मंथ। जो भी रिकवरी मंथ होगा उसके पहले दिन ही परिलब्धियों से वसूली है वो कर ली जाएगी, डिपॉजिट ले लिया जाएगा, रिकवरी कर ली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द फर्स्ट डे ऑफ रिकवरी मंथ। मूव टू क्वेश्चन नंबर 212। व्हेन डज इंटरेस्ट स्टार्ट अक्रूइंग ऑन डिलेड पे और लीव सैलरी रिकवरीज? विलंबित वेतन या अवकाश वेतन वसूली पर ब्याज कब लगना शुरू होता है? फ्रॉम एक्चुअल रिकवरी डेट, फ्रॉम डेट रिकवरी मंथ इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ड्रॉल मंथ, फ्रॉम एक्चुअल ड्रॉवल मंथ, फ्रॉम नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ आफ्टर ड्यू रिकवरी मंथ। विलंबित वेतन या अवकाश वेतन वसूली पर ब्याज कब लगना शुरू होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रॉम ड्यू रिकवरी मंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ड्रॉल मंथ। मतलब कि रिकवरी मंथ से उसको वसूली कर ली जाएगी।
जहां पर विलंबित वेतन है या अवकाश वेतन में से जो भी रिकवरी मंथ होगा उसी से जमा करना शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि एक्चुअल ड्रॉल मंथ है वो क्या था, ये नहीं देखने के बजाय क्या देखा जाएगा, रिकवरी मंथ देखा जाएगा। जो रिकवरी मंथ होगा वो देखा जाएगा ब्याज कैलकुलेट करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रॉम ड्यू रिकवरी मंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ड्रॉल मंथ। अगला सवाल देख लेते हैं 213। व्हाट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर इमोलमेंट्स फॉरवर्डेड बाय सब्सक्राइबर बिफोर 15th डे। 15वें दिन से पहले ग्राहकों द्वारा अग्रेसित राशि के लिए जमा की मानी जाने वाली तारीख क्या मानी जाती है? फर्स्ट डे ऑफ रिसिप्ट मंथ इफ रिसीव्ड बिफोर 15th डे, फर्स्ट डे आफ्टर रिसिप्ट मंथ इफ रिसीव्ड बिफोर 15th डे, लास्ट डे ऑफ रिसिप्ट मंथ इफ रिसीव्ड बिफोर 15th डे, लास्ट डे आफ्टर रिसिप्ट मंथ इफ रिसीव्ड बिफोर 15th डे। 15वें दिन से पहले ग्राहक द्वारा अग्रेसित राशि के लिए जमा की मानी जाने वाली तारीख क्या मानी जाएगी, मतलब कौन से दिन उसको जमा माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ रिसिप्ट मंथ इफ रिसीव्ड बिफोर 15th डे। मतलब कि 15 दिन से पहले आपने क्या कर दिया है, जो भी रिकवरीज है जो जमा है 15 दिन से पहले जमा कर दिया है, तो इसको कब माना जाएगा? पहली तारीख को ही माना जाएगा। इसको पहली तारीख को आपको जमा माना जाएगा, पहली तारीख मान ली जाएगी। फर्स्ट डेट है वो मान ली जाएगी, पहली तारीख है वो मान ली जाएगी। अगर आपने 15वें दिन से पहले जमा कर दिया है तो आपका डिपॉजिट है कब माना जाएगा? पहली तारीख से माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जीपीएफ और सीपीएफ पर आधारित गोवर्धन श्रृंखला पार्ट 11 का अगला सवाल देख लेते हैं 214। व्हेन आर इमोलमेंट्स ड्रॉन एंड डिस्बर्स्ड such that recovery subscriptions are deemed deposited on first day of succeeding month। परिलब्धियां कब निकाली और वितरित की जाती है ताकि वसूली सदस्यता अगले महीने के पहले दिन जमा मानी जाए? ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेम मंथ, फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर एंड ऑफ सेम मंथ, मिडिल वर्किंग डे ऑफ सेम मंथ, एनी रैंडम वर्किंग डे विद इन सेम मंथ। परिलब्धियां कब निकाली और वितरित की जाती है ताकि वसूली सदस्यता अगले महीने के पहले दिन मानी जाए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, लास्ट वर्किंग डे ऑफ सेम मंथ। लास्ट वर्किंग डे को ये परिलब्धियां हैं वो निकाली या वितरित की जाती हैं ताकि पहले दिन से उसको क्या मान लिया जाए? जमा मान लिया जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 215। हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट्स फॉरवर्डेड इन एज पर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 10। नियम 10 के उपनियम 2 के प्रावधान के अनुसार अग्रेसित राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द फॉरवर्डिंग डेट, इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरवर्डिंग डेट अप टू एंड ऑफ करंट ईयर, इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरवर्डिंग डेट अप टू नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ इफ रिसीव्ड बिफोर 15th डे, नो इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन फॉरवर्डेड अमाउंट्स अंडर रूल 10 प्रोविजंस। नियम 10 के उपनियम 2 के प्रावधान के अनुसार अग्रेसित राशि पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है? मतलब कि फॉरवर्डेड अमाउंट है वो कब दी गई है, कौन से डेट को दी गई है, वो कौन सी डेट मानी जाएगी जहां से ब्याज की गणना की जा सके? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरवर्डिंग डेट अप टू नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ इफ रिसीव्ड बिफोर 15th डे। डियर फ्रेंड्स, गोवर्धन श्रृंखला के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। साथ में ही आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जा करके अपने सिलेबस के दूसरे पार्ट भी देख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते 216। व्हाट पीरियड इज कंसीडर्ड फॉर इंटरेस्ट क्रेडिट व्हेन द अमाउंट इज स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ए सब्सक्राइबर बिकम्स पेबल। ब्याज क्रेडिट के लिए किस अवधि को माना जाता है जब किसी ग्राहक के खाते में जमा राशि देय हो जाती है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, फ्रॉम द एंड ऑफ द करंट ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। ब्याज क्रेडिट के लिए किस अवधि को माना जाता है जब किसी ग्राहक के खाते में जमा राशि देय हो जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। जिस दिन से डिपॉजिट हुआ है उसको ब्याज क्रेडिट की अवधि माना जाएगा, क्योंकि जमा हो गया है तो उस पर निश्चित रूप से क्या मिलेगा? ब्याज मिलना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। क्वेश्चन देख लेते 217। व्हेन इज इंटरेस्ट पेबल इन एडिशन टू एनी अमाउंट टू बी पेड अंडर स्पेसिफिक रूल्स। विशिष्ट नियमों के तहत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि का अतिरिक्त ब्याज कब देय होता है? एट द एंड ऑफ द करंट मंथ, एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ, एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ, एट द एंड ऑफ द 6th मंथ आफ्टर बिकमिंग पेबल।
विशिष्ट नियमों के तहत, यानी कि जीपीएफ के विशिष्ट नियमों के तहत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि का अतिरिक्त ब्याज कब देय माना जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आफ्टर बिकमिंग पेबल। पेबल डेट से 6 महीने तक अगर आपको ये ड्यूज है नहीं मिले हैं, या आपका जो अकोमोलेशन है वो पेबल डेट से 6 महीने तक नहीं मिलता है, तो जो जमा राशि है उस पर अतिरिक्त ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 महीने तक की कंडीशन बताई गई है कि आपको पेबल होना था 1 जनवरी 2024 को, परंतु ये जुलाई तक भी नहीं मिला है, तो आपको 1 जुलाई से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका अकोमोलेशन है वो पेबल था परंतु मिला नहीं, तो उस पर अतिरिक्त ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा 6 महीने के बाद में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आफ्टर बिकमिंग पेबल। जीपीएफ और सीपीएफ पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 218। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज इज इंटरेस्ट पेबल ओनली टिल ए स्पेसिफिक डेट एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द अकाउंट्स ऑफिसर। लेखा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किन परिस्थितियों में ब्याज केवल एक निश्चित तिथि तक ही देय होता है? व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश, when payment is made by check, when a date of payment is intimated, when payment is overdue। लेखा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किन परिस्थितियों में ब्याज केवल एक निश्चित तिथि तक ही देय होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, when a date for payment is intimated। यहाँ पर बताया गया है कि जो अकाउंट ऑफिसर है या लेखा अधिकारी ने एक डेट निश्चित कर दी है, वो इंटीमेट कर दी है कि आपको इतने तारीख तक ब्याज मिलेगा, और जब इंटीमेशन कर दिया है तो उतनी तारीख तक ही आपको ब्याज मिलेगा, उससे ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन है वो दे दी गई किसके द्वारा? लेखा अधिकारी के द्वारा दे दी गई। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, व्हेन ए डेट फॉर पेमेंट इज इंटीमेटेड। क्वेश्चन देख लेते हैं 219। If an employee is absorbed after coming on deputation in a government-owned company or an autonomous organization registered under the Societies Registration Act 1860, 21 of 1860, from which date the interest payable will be calculated। यदि किसी कर्मचारी को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के नियम 21 के तहत पंजीकृत स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद अवशोषित किया जाता है, तो देय ब्याज की गणना किस तारीख से की जाएगी? यहाँ पर बताया गया है कि एम्प्लॉई है वो डेपुटेशन पे आया था, परंतु वहां क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको ब्याज की गणना है कब से की जाएगी, किस तारीख से ब्याज मिलेगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ डेपुटेशन पीरियड, ऑन इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर्स रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन, ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, ऑन प्रमोशन टू ए हायर पोजीशन। सही उत्तर क्या होना चाहिए? यदि किसी कर्मचारी को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद अवशोषित किया जाता है, तो देय ब्याज की गणना किस तारीख से की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ऑन इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर्स रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन। जिस तारीख से वो एब्जॉर्ब हुआ है उस तारीख के ऑर्डर से और उसके ब्याज की गणना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ब्याज है वो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा था, परंतु अब वो एब्जॉर्प्शन हो गया है, तो उसके एब्जॉर्प्शन के बाद में जो कंपनी में आया है या किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आया है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है, तो एब्जॉर्प्शन होने के ऑर्डर निकलने के बाद में उसकी ब्याज की गणना उस ऑर्गेनाइजेशन में मिलना शुरू हो जाएगी। और साथियों देख लेते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर आधारित गोवर्धन श्रृंखला पार्ट 11 का अंतिम सवाल 220। Who can authorize payment of interest on fund balance beyond a period of 6 months? 6 महीने की अवधि के बाद निधि शेष पर ब्याज के भुगतान को कौन अधिकृत कर सकता है? द हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफिस ओनली, द इमीडिएट सुपीरियर टू द हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफिस ओनली, बोथ द हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफिस एंड इमीडिएट सुपीरियर, द सब्सक्राइबर हिमसेल्फ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 6 महीने की अवधि के बाद निधि शेष पर ब्याज के भुगतान को कौन अधिकृत कर सकता है? आपको किसी विशेष तिथि को पेमेंट होना था, जीपीएफ का पेमेंट होना था, परंतु आपको वो पेमेंट है वो 6 महीने तक नहीं मिला है, तो इंटरेस्ट देने के लिए कौन ऑथराइज होगा? जो एडिशनल इंटरेस्ट है 6 महीने के बाद में भी आपको इंटरेस्ट मिलना होगा, उस इंटरेस्ट को देने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ द हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफिस हो जाएगा। हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफिस है वो दे सकता है,
या इमीडिएट सुपीरियर ऑफ द अकाउंट्स ऑफिस है। जो इमीडिएट सुपीरियर होगा यानी कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो निधि शेष पर ब्याज के भुगतान के लिए ऑथराइज होंगे, अधिकृत होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ द हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफिस एंड इमीडिएट सुपीरियर। इस तरीके से साथियों गोवर्धन श्रृंखला पार्ट 11 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 220 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चन हैं जनरल प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर आधारित है। जनरल प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओएस, ओएस, यूडीसी, पीजीटी, एमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, एनटीए एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, आपका कंप्लीट सिलेबस इससे हो जाएगा। इसके साथ में नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नायाब सीरीज शुरू की है, जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम कर रहे हैं सर्विस रूल्स पर आधारित सारे क्वेश्चंस। ये सीरीज है बहुत ही लंबी चलने वाली है, क्योंकि सर्विस रूल्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और उन सभी को लाया जाएगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। इसके साथ में पीएफएमएस पर आधारित राम मंदिर सीरीज भी चल रही है। आप सभी सीरीज को देखें और अपनी सफलता को नई दिशा दें। इसके साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूटा हुआ है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी करिए, मैं आपको निश्चित रूप से उसका समाधान बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।